हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। हाथरस मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता का परिवार कोर्ट के लिए रवाना। आज होगी सुनवाई। मुंबई सेंट्रल मेन लाइन पर ट्रेन सेवाएं बहाल, बिजली आपूर्ति बाधित होने पर थम गया था शहर। महामारी से चरमराई अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए नए प्रस्ताव। नीतीश कुमार शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, पहले होगी वर्चुअल सभाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चेताया, अगर त्योहारों में बढ़ती लापरवाही तो कहर बरपाएगा कोरोना। राजधानी लखनऊ ऐशबाग के धोबी घाट इलाके के पास बसी झुग्गी झोपड़ी में लगी भीषण आग। त्रिपुरा में सीएम विप्लव देव के खिलाफ बगावत, नाराज विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला। सिंगापुर का एक कामयाब छात्र जो अपने एग्जाम नोट्स बेचकर कर रहा है एक्स्ट्रा कमाई। और अजरबैजान अर्मीनिया में घमासान, शहर बना शमशान, अब तक 400 से ज्यादा लोग मारे गए। आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 साल की युवती के साथ हुई हैवानियत के मामले में पीड़िता का परिवार आज हाथरस से लखनऊ सुबह 5:30 बजे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ, जिसमें एसडीएम अंजलि गैंगवार, सीओ शैलेंद्र वाजपेयी आदि अधिकारी पुलिस की 6 गाड़ियों में एस्कॉर्ट कर रहे हैं। हाथरस पीड़ित परिवार पहुंचा हाई कोर्ट। लखनऊ बेंच के गेट नंबर 5 से दाखिल हुआ पीड़ित परिवार। भारी सुरक्षा के बीच परिवार पहुंचा हाई कोर्ट। मुंबई में पावर कट के चलते ठप पड़ी रेलवे की सुविधाओं में लगभग 2 घंटे बाद सेंट्रल मेन लाइन को शुरू किया जा सका। यहां पर मेन लाइन पर बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है। टाटा पावर में ग्रिड फेल हो जाने के बाद यहां पर ट्रेनों की सुविधा ठप हो गई थी। पश्चिमी रेलवे ने बिजली जाने के चलते बंद हुई सेवाओं को लेकर कहा था कि ये टाटा पावर में ग्रिड में गड़बड़ी आने के चलते हुआ है। फिलहाल सेंट्रल लाइन शुरू हो गई है। इसके पहले हार्बर लाइन को भी शुरू कर दिया गया था। मुंबई में कई घंटों के पावर कट जाने के बाद फिर से जनजीवन सामान्य होने लग गया है और रेल व अन्य आपातकालीन सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि रेलवे सेवा फिर से शुरू हो चुकी है और अन्य आपातकालीन सेवाएं जैसे अस्पताल शुरू की जा रही है। मुंबई में बिजली बाधित होने पर भाजपा ने कहा, जब से उद्धव सरकार आई है तभी से अंधेरा है। वहीं अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके कहा, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। महामारी से चरमराई अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के बीच मांग और उनकी खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सोमवार को वित्त मंत्रालय ने कुछ प्रस्ताव पेश किए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाजार में उपभोक्ताओं के पैसे डालने के लिए कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम वगैरह की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि सप्लाई थोड़ी सामान्य हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं की मांग अभी भी प्रभावित है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, लेकिन सरकार ने गरीब और कमजोर तबके की जरूरतों को लेकर आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कदम उठाए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार से पहले चरण के चुनाव के लिए अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार 12 और 13 अक्टूबर को वर्चुअल सभाएं करने वाले हैं, जिसमें वो 35 विधानसभा सीटों पर लोगों से जनसंपर्क करेंगे। ये वर्चुअल सभाएं 12 और 13 तारीख की शाम को और 13 की सुबह को होगी। इसके बाद नीतीश कुमार 14 अक्टूबर को चुनावी मैदान में उतरकर रैलियां करेंगे, जिसमें वो हेलीकॉप्टर से राज्य की कई विधानसभाओं में जाएंगे। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री विप्लव देव के खिलाफ पार्टी में बगावत हो गई है। बागी विधायक मुख्यमंत्री को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। बागी विधायकों की अगुवाई राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी के कद्दावर सुदीप राय बर्मन कर रहे हैं। बर्मन के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन विधायकों के समूह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव BL संतोष से मुलाकात का वक्त मांगा है। लखनऊ प्रेस क्लब में आज मशहूर पत्रकार एवं साहित्यकार डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी का जन्म दिवस मनाया गया। डॉक्टर हाशमी का जन्म दिवस पिछले 40 सालों से कलम वीर दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इस अवसर पर तमाम वरिष्ठ पत्रकार, छायाकार एवं साहित्यकारों को सम्मानित भी किया जाता है। आने वाले दिनों में त्योहारों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। जनता संवाद के जरिए केंद्रीय मंत्री ने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत तमाम एहतियात बरतने का अनुरोध किया है। अगले हफ्ते से नवरात्र, दशहरा, धनतेरस, दिवाली,
काली पूजा, लक्ष्मी पूजा समेत कई त्योहार शुरू हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों से उचित दूरी बनाए रखने और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बाबत मंत्रालय ने त्योहारों को लेकर एक दिशा निर्देश भी जारी किया है। लखनऊ में बीटीसी छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रमोट करने की मांग को लेकर छात्रों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। राजमाता विजयराजे सिंधिया के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्के का किया विमोचन। यूपी भाजपा कार्यालय में सीएम योगी, संगठन मंत्री सुनील बंसल आदि ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बिहार की राजधानी पटना के करीब बक्सर में महिला से हैवानियत और उसके मासूम बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि बक्सर में एक दलित महिला के साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया और विरोध करने पर उसे और उसके 5 साल के बच्चे को एक नहर में फेंक दिया। पीड़ित महिला का बक्सर के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में 7 आरोपी हैं, जिसमें एक अभी गिरफ्तार किया जा चुका है और वहीं उसके अलावा 2 आरोपियों की पहचान की गई है। बिग बॉस 14 में इस साल काफी धमाल मच रहा है। सीनियर्स लगातार कंटेस्टेंट्स की क्लास ले रहे हैं और अपनी बातों को मनवा रहे हैं। वहीं बिग बॉस के घर से कंटेस्टेंट्स ने सारा गुरपाल को बेघर करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी बिग बॉस के फैन पेज ने दी है। बता दें, सलमान खान ने शनिवार को बिग बॉस 14 का पहला वीकेंड का वॉर होस्ट किया। इस दौरान उन्होंने घर वालों की क्लास भी लगाई और खूब मस्ती मजाक भी किया। सलमान खान ने बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हुए सभी को घर जाने के लिए भी कह दिया था। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सिंगापुर का एक कामयाब छात्र जो अपने एग्जाम नोट्स बेचकर एक्स्ट्रा कमाई कर रहा है। 24 साल के चाओ कुछ इन शब्दों में जूम पर अपने बारे में बताते हैं। वो सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। सिंगापुर से जूम कॉल पर बात करते हुए कहते हैं, उन्होंने बिजनेस, पढ़ाई और जीवन के अपने अनुभवों को लेकर बात की। उन्होंने हाल में सिंगापुर में 2 परीक्षाएं पास की और रियल एस्टेट एजेंट बने। इसके बाद उन्होंने परीक्षा के अपने नोट्स ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए। वो इन नोट्स को माइंड मैप्स कहते हैं। चाओ पहले ऐसे नहीं है जिन्होंने अपनी इस तरह की कामयाबी से पैसे कमाने की कोशिश की या फिर कमाने में कामयाब भी रहे हैं, लेकिन उनके नोट्स की अप्रत्याशित रूप से काफी मांग हो रही है। वे अब तक तकरीबन 1500 माइंड मैप्स बेच चुके हैं। कभी कभी उन्होंने एक हफ्ते में 1000 अमेरिकी डॉलर भी कमाए हैं। उन्होंने अपने स्टडी मटेरियल को व्यापार में तब्दील कर दिया है। ट्रंप और बाइडेन के अलावा वो उम्मीदवार जो मैदान में हैं, अमेरिका में 230 साल से ज्यादा वक्त से राष्ट्रपति बन रहे हैं, लेकिन केवल पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ही ऐसे एकमात्र शख्स रहे हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुने गए थे। अमेरिकी राजनीति के 2 शिखर हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। चुनावों के वक्त दूसरी मीडिया कवरेज और कैंपेन डोनेशन पर इन दोनों पार्टियों का दबदबा इतना ज्यादा रहता है कि किसी बाहरी शख्स के जीतने के आसार तकरीबन नामुमकिन हो जाते हैं। लेकिन वे लोग कैसे मिजाज वाले होते हैं जो कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी ये सोचते हैं कि मुझे तो हर हाल में चुनाव लड़ना है। 9 अक्टूबर तक ऐसे लोगों की संख्या 1216 थी जो कि ऐसा दमखम दिखाने के लिए अड़े हुए थे। हालांकि इन सब का गंभीरता का स्तर अलग अलग था। इन लोगों ने राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिस्सा लेने के लिए फेडरल इलेक्शन कमीशन के यहाँ पर्चे दाखिल कर दिए हैं। ट्यूनीशिया में भारतीय राजदूत ने कहा कि लीबिया में अगवा किए गए 7 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के रहने वाले 7 लोगों का अपहरण 14 सितंबर को लीबिया के अशरीफ में किया गया था। ट्यूनीशिया ने भारतीय राजदूत पुनीत राय कुंडल के ANI को उसकी रिहाई की खबर की पुष्टि की। भारत का लीबिया में कोई दूतावास नहीं है और ट्यूनीशिया में मौजूद भारतीय मिशन ही लीबिया में रह रहे भारतीयों के मामलों को देखता है। गुरुवार को भारत ने पुष्टि की थी कि पिछले महीने लीबिया से उसके 7 नागरिकों का अपहरण कर लिया गया था और उन्हें मुक्त करने के लिए बातचीत की जा रही थी। दुनिया के 2 देश ऐसे भिड़े हैं कि शहर शमशान में तब्दील हो गए हैं। आसमान से मिसाइल मौत की बारिश कर रही है और नीचे धरती पर लाशों का ढेर लगा है। अजरबैजान ने अर्मीनिया सेना की तबाही की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। नागोर्नो काराबाख इलाके में चल रहे संघर्ष को लेकर अजरबैजान का दावा है कि उसने अर्मेनियाई सेना के लश्कर को जमींदोज कर दिया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने अचूक निशाने के सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया है। ताबड़तोड़ हवाई अटैक हो रहे हैं।
वीडियो में सैनिकों की हरकत साफ नजर आ रही है। हमले से ठीक पहले सैनिक भागते नजर आ रहे हैं। हमले से चंद सेकंड पहले अफरा तफरी मचती और हमला हो जाता है। शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दखल के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम की सहमति बनी थी। दोनों देश के सैनिक संभलने ही वाले थे, फिर से गोलाबारी शुरू हो गई। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। अब तक 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अजरबैजान आर्मेनिया में नागोर्नो काराबाख को लेकर 27 सितंबर से युद्ध छिड़ा है। युद्ध में अब तक 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, जिस पर आर्मेनिया समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है और इसी नागोर्नो काराबाख को लेकर कोहराम मचा हुआ है। तनाव के बीच आर्मेनिया ने अजरबैजान पर एक और बड़ा आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपको छोड़कर जाते हैं इस वीडियो के साथ। देखते रहिए हेडलाइंस 24।
Audio Jungle.